हेलो, आप सभी का स्वागत है हमारे ब्यूटीफुल से चैनल विष्णु एजुकेशन हब हार्डवेयर पर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी साइंस का चैप्टर जिसका नाम है मानव में जन्म। इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे मानव में जन्म किस प्रकार होता है और मानव में जन्म करने के लिए कौन कौन से अंग जरूरी है और जन्म क्या होता है। तो इन सब चीज़ों से पहले मैं आपको सबसे पहले सिंपल जन्म के बारे में बता दूं, क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर ये सवाल उठना चाहिए कि जन्म होता क्या है, हमें जन्म क्यों करना पड़ता है, कोई भी जीव जन्म क्यों करता है, उसका मकसद क्या होता है। और हम जानते हैं ये आप सभी का फेवरेट चैप्टर है, हम सबका, और फेवरेट होना भी क्यों ना चाहिए, क्योंकि हम अपने शरीर के ही बारे में पढ़ने जा रहे हैं और वो भी जन्म के बारे में। तो हर किसी का ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको हमें पता होना चाहिए मनुष्य के अंदर जन्म किस प्रकार होता है और जन्म करने के लिए कौन कौन से अंग जरूरी है और कब ये शुरू होता है जन्म प्रक्रिया मनुष्य के अंदर, किस एज के बाद, ये सब आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मानव में जन्म। तो इससे पहले मैं आपको सिंपल बता दूं जन्म क्या होता है। जन्म का सिंपल देखो, जन्म रिप्रोडक्शन कहते हैं इंग्लिश में। तो जन्म का मतलब सिंपल सा है, अगर किसी भी जीव के द्वारा अपने ही समान नया जीव उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है उसे जन्म कहते हैं। सिंपल सा इसका मतलब ये है, अगर मनुष्य जन्म करेगा तो अपने ही समान, मतलब सेम कॉपी नहीं पैदा करेगा लेकिन मनुष्य ही पैदा करेगा, इसका मतलब ये है। तो किसी भी जीव के द्वारा अपनी ही जाति का नया जीव उत्पन्न करना जिस प्रक्रिया के द्वारा किया जाएगा उसे जन्म कहते हैं। जैसे हम जानते हैं सभी सजीव जितने भी जीव है इस पृथ्वी पर, जिसमें पेड़ पौधे भी है और जंतु भी है, तो सभी जन्म करते हैं। और जन्म क्यों जरूरी है, दूसरा सवाल हमारा ये बनता है, जन्म क्यों जरूरी है। सोचो जरा, बिना जन्म के इस पृथ्वी पर किसी भी स्पीसीज का यानी किसी भी जीव की जाति का अस्तित्व नहीं है। यानी अगर हम जन्म नहीं करेंगे, हम या कोई भी जीव अगर जन्म नहीं करेगा तो उसकी जाति एक दिन ऐसा आएगा वो खत्म हो जाएगी, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि जन्म के द्वारा ही तो कोई भी नया जीव पैदा होता है। ठीक है, अगर जन्म नहीं करेंगे तो किसी भी जीव की स्पीसीज का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जन्म हमें अपनी नई पीढ़ी को बनाए रखने के लिए जरूरी है। ठीक है, और मनुष्य में जन्म पढ़ेंगे तो मनुष्य के जन्म के अंदर हम पहला स्टार्ट करेंगे, मानव में जन्म करेंगे। तो आप जानते होंगे मानव के अंदर, हमारे अंदर मनुष्य में लैंगिक जन्म होता है, और आप जानते होंगे लैंगिक जन्म में दो जीवों की आवश्यकता होती है, नर और मादा। तो मनुष्य में जन्म करने के लिए नर एवं मादा दोनों जीवों की आवश्यकता होगी। इसका मतलब पहले हमें पता होना चाहिए नर जनन तंत्र क्या होता है, फिर मादा जनन तंत्र क्या होता है, किस प्रकार मादा और नर जनन करेंगे। तो आइए, नर जनन तंत्र के अंदर मनुष्य में जन्म पढ़ेंगे तो उसके अंदर आएगा एक तो नर जनन तंत्र, एक मादा। क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन करने के लिए नर एवं मादा दो जीवों की आवश्यकता होती है। तो नर जनन तंत्र पढ़ेंगे। नर जनन तंत्र के अंदर कौन कौन से भाग आते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। जैसे नर जनन तंत्र के अंदर आपके सबसे पहले एक आता है वृषण, मतलब एक नंबर पॉइंट। वृषण की संख्या कितनी होती है? 2। वृषण को टेस्टिस कहते हैं। ये हमारी देह गुहा यानी शरीर के आंतरिक शरीर के बाहर होते हैं। ये हमारे देह गुहा के बाहर एक जोड़ी होते हैं, इसकी संख्या होती है 2। तो वृषण होते हैं 2। इसके बाद नर जनन तंत्र नहीं, और क्या आएगा बताओ? वृषण आ गया, फिर आता है ये शीशन। शीशन की संख्या कितनी होती है ये हर कोई जानता है, शीशन की संख्या प्रत्येक नर में 1 होती है। ठीक है, शीशन की संख्या होती है 1। वृषण कितने होते हैं? 2 वृषण है, मतलब एक जोड़ी वृषण कह सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा आएगा आपकी शुक्राणु नलिका। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नर जनन तंत्र किन किन भागों से मिलकर बना होता है। तो नर जनन तंत्र के अंदर वृषण भी आते हैं, शीशन आएगा, शुक्राणु नलिका आएगी, और क्या आएगा? चित्र देखो, ये नर जनन तंत्र का चित्र दिखाया गया है। इसमें देखो सबसे पहले नर जनन तंत्र के अंदर हमने पढ़ा वृषण। तो देखो ये होते हैं वृषण, ये हमारे शरीर के बाहर, आप जानते होंगे वृषण हमारे शरीर के बाहर क्यों स्थित होते हैं, इसका भी कारण है। क्योंकि आप जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो अभी जान लो, हम जो नर युग्मक पैदा करते हैं ना जनन के लिए,
नर एवं मादा युग्मों की आवश्यकता होती है। तो नर मनुष्य के द्वारा नर के द्वारा शुक्राणु पैदा किए जाते हैं और उन शुक्राणुओं का निर्माण इन वर्षण में होता है, जो कि हमारे देह गुहा के बाहर होते हैं। तो वर्षण इसीलिए बाहर होते हैं क्योंकि शुक्राणु उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन शुक्राणु उत्पन्न 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर नहीं किए जा सकते। शुक्राणु उत्पन्न करने के लिए इससे 2 से 2.5 डिग्री कम तापमान चाहिए। इसलिए भगवान ने इसी प्रकार हमारे शरीर से बाहर वर्षण की रचना की। ठीक है, और वर्षण हमारे शरीर के बाहर होंगे तो शरीर के बाहर थोड़ा टेम्परेचर क्या होगा, शरीर के आंतरिक सतह से थोड़ा कम होगा और यहाँ पर आसानी से शुक्राणु उत्पन्न किए जा सकते हैं। दूसरा सवाल ये आएगा कि शुक्राणु बनना कब शुरू होते हैं। किसी भी नर की उम्र जब 12-13 साल के बाद शुक्राणु बनने शुरू हो जाते हैं, अर्थात किसी भी नर की यानी किसी मेल की उम्र या किसी लड़के की उम्र जब 12-13 साल की हो जाती है तो उसके वर्षण के अंदर शुक्राणु बनना शुरू हो जाते हैं। और शुक्राणु आप जानते होंगे जनन करने के लिए, लैंगिक जनन के लिए नर के द्वारा शुक्राणु उत्पन्न किए जाते हैं, ये बहुत आवश्यक है। और ये शुक्राणु मैंने बताया 12-13 साल की उम्र के बाद बनना शुरू हो जाते हैं, मतलब अलग अलग होता है। सामान्यतः ये 12-13 साल की उम्र के पश्चात बनने शुरू हो जाते हैं और कभी कभी ये किसी के अंदर 13-14 साल में या इससे 1-2 साल पहले या बाद में हो सकता है। लेकिन सामान्यतः क्या होता है, 12-13 साल की उम्र के बाद नर के वर्षण के अंदर शुक्राणु बनना शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब आप जानते होंगे, जैसे ही किसी की हमारी उम्र 12-13 साल की होती है तो हम थोड़ा अलग सतर्क रहना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जनन के लिए उत्तरदायी हार्मोन इस उम्र में हमारे शरीर में बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये शुक्राणु उत्पन्न करने का कार्य भी हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। जैसे कि हमारे वर्षण के द्वारा जब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाया जाता है, वो क्या करेगा, वो शुक्राणु उत्पादन को प्रेरित करेगा। यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन 12-13 साल की उम्र के बाद हमारे वर्षण में बनना शुरू हो जाता है और वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारे मस्तिष्क को संकेत भेजता है कि अब इसकी उम्र शुक्राणु उत्पन्न करने लायक हो गई है। अर्थात जब 12-13 साल की उम्र होती है तो हमारे वर्षण के अंदर एक हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो बनना शुरू हो जाता है और वो क्या करेगा, उसका कार्य होता है शुक्राणु उत्पादन करवाना। तो उस हार्मोन ने क्या किया, नर के अंदर शुक्राणु बनाना शुरू कर दिया। और शुक्राणु की संरचना आप जानते होंगे, वर्षण के अंदर शुक्राणु होते हैं और शुक्राणु की संरचना आप जानते होंगे, ये शुक्राणु है मान लिया, ऐसे पूंछ होता है शुक्राणु में, ये सिर है, लेकिन ये संरचना जब माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तब दिखाई देती है। वास्तविकता में जब हम नग्न आंखों से देखते हैं तो हमें शुक्राणु ऐसा दिखाई नहीं देगा। शुक्राणु मानव नर शरीर के से बाहर जब निकलता है तो तरल पदार्थ उसके शुक्राणु के साथ शुक्रीय प्लाज्मा, इसके अलावा कई कैल्शियम, फ्रक्टोज, इसके अलावा कुछ अन्य खनिज भी होते हैं। लेकिन शुक्राणु की अगर संरचना को सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो कुछ इस प्रकार की होती है। उसके अंदर शुक्राणु भी एक कोशिका है, शुक्राणु के में भी एक केंद्रक होगा। मैं एक शुक्राणु की बात कर रहा हूँ। हमारे वर्षणों के अंदर लाखों करोड़ों की संख्या में शुक्राणु उत्पन्न किए जाते हैं। शुक्राणु में एक केंद्रक होगा, एक मध्य भाग होगा, ये मध्य भाग है और एक पूंछ होती है, ये पूंछ है। मतलब जब किसी, अब आपको पता चल गया नर को जनन करने के लिए क्या जरूरी है, शुक्राणु उत्पन्न करना। कहाँ बनते हैं, वर्षण में, और शुक्राणु की संरचना कैसी होती है, ये ऐसी। और मनुष्य नर जनन तंत्र में सबसे मुख्य अंग कौन सा है, वर्षण। क्या कार्य करता है, शुक्राणु को उत्पन्न करना, जिसे हम नर युग्मक कहते हैं। ठीक है, मेल गैमेट कहते हैं इसमें। अच्छा, ये तो हो गया वर्षण का कार्य। अब ये बताओ ये शुक्राणु क्या कार्य करेंगे। ये शुक्राणु जब इसी नर को जनन करने की आवश्यकता होगी तो ये शुक्राणु इस सीसन के द्वारा, ये शुक्राणु देखो किस प्रकार वर्षण से इस सीसन में जाते हैं। तो आप जानते हो कि इस वर्षण से दो नलिकाएं जुड़ी होती हैं, एक इस बाह्य वर्षण से और एक दाह्य वर्षण से। तो इस वर्षण के अंदर जैसे ही शुक्राणु बनना शुरू होगा, अगर जनन करना है तो क्या होगा, पूरा शरीर उत्तेजित हो जाएगा। तो यहाँ पर शुक्राणु बनना
स्टार्ट हो जाएंगे और अगर जनन करना है तो ये शुक्राणु इस नलिकाओं से होते हुए, यहाँ से होते हुए ये कहाँ आ जाएंगे, देखो इस वर्षण के अंदर आ जाएंगे। ये ऐसे, ये तो क्या थी, ऊपर से ये क्या आ रही है, ये मूत्र नलिका आ रही है, ठीक है, ये मूत्र नलिका है और ये क्या है, इसका नाम है शुक्राणु नलिका। ये क्या करती है, शुक्राणु को वसन से शीशन तक ले जाने का कार्य करती है। और ये तो क्या है आपका, ये मूत्राशय है। तो शुक्राणु किस प्रकार वसन में बने और किस प्रकार इसका परिवहन शुक्राणु नलिका के द्वारा होता हुआ शीशन के अंदर आएगी। सेम ऐसे ही इस वसन से एक नलिका जुड़ी होती है। ये नलिका क्या करेगी, इसके अंदर जो शुक्राणु बनेंगे, इस शुक्राणु को यहाँ से ले जाती हुई इस शीशन के अंदर इस प्रकार ले आएगी। और आप देख रहे होंगे ये मूत्र नलिका है, ये कहाँ से आ रही है, किडनी से, यानी हमारे वृक्क से आ रही है। लेकिन ये शुक्राणु नलिका कहाँ से आ रही है, ये वसन से। ये दोनों शीशन में खुलने से पहले दोनों संयुक्त हो जाती है। मतलब शुक्राणु नलिका और मूत्र नलिका दोनों एक नलिका बनकर इसमें खुलेगी वर्षण में। अब नहीं, वर्षण नहीं, शीशन में, जिसे पेनिस कहते हैं। ये क्या है, ये है आपका शीशन। लिख दिया, नहीं लिखा, इधर देखो, ये है आपका शीशन। शीशन को पेनिस कहते हैं। ये आप जानते होंगे, ये बेलनाकार संरचना होती है और काफी मांसल होती है, मतलब कोमल होती है। इसमें किसी भी प्रकार की हड्डी नहीं होती है। अगर हड्डी होती तो ये कठोर होता, लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे ही कोई नर जब जनन करेगा तो इसके अंदर रक्त वाहिनियां होती है। उसके अंदर आप जानते होंगे कि जनन करते समय अगर कोई जनन करेगा तो वो पहले उत्तेजित हो जाएगा, और उत्तेजित होगा तो कुछ ऐसे हार्मोन्स बनेंगे जो इस हमारे मस्तिष्क को ये संदेश भेजेंगे कि आज जनन करना है। तो मस्तिष्क इसको संदेश भेजेगा और इसके अंदर जो रक्त वाहिनियां हैं वो भर जाएगी और ये क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा, मतलब उत्तेजित हो जाएगा, इरेक्शन। तो जब जनन किया जाता है तो ये वर्षण, ये शीशन आपका सामान्य अवस्था में नहीं रहेगा। इसके अंदर बहुत सारी रक्त नलिकाएं होती है, इसके अंदर रक्त का प्रभाव बढ़ जाएगा और ये रक्त भर जाएगा, तो ये आपका शीशन उत्तेजित हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैंने अभी तक नर जनन तंत्र के बारे में बताया। नर जनन तंत्र में वर्षण है, शीशन है, शुक्राणु नलिका, ये आते हैं। वर्षण का कार्य शुक्राणु को बनाना है। शुक्राणु कब बनते हैं, जब हमारी उम्र 12-13 साल की हो जाती है तो हमारे वर्षण में शुक्राणु बनना शुरू हो जाते हैं। और शीशन क्या करता है, शीशन इन शुक्राणु को मादा जनन तंत्र में ले जाने का कार्य करता है। अब आइए शुरू करते हैं मादा जनन तंत्र। क्योंकि अकेला नर जनन नहीं कर सकता, जनन करने के लिए मादा और नर दोनों की आवश्यकता होती है, आप जानते हो। क्योंकि लैंगिक जनन करता है मानव और इसके अंदर मादा भी जरूरी है और नर भी। मादा जनन तंत्र के अंदर आप देखोगे तो ये एक आपको नाशपाती जैसी संरचना दिख रही है, ये गर्भाशय है। ये क्या है, आपका गर्भाशय। आप अगर नर है तो आप में गर्भाशय नहीं होगा, लेकिन मादा के अंदर क्या होता है, गर्भाशय। और गर्भाशय की साइड में दो नलिकाएं दिख रही है, हमारी क्या थी, नर के अंदर तो थी शुक्रवाहिनी, शुक्राणु नलिका, लेकिन मादा के अंदर गर्भाशय से दोनों तरफ जुड़ी हुई दो नलिकाएं होती है, एक तो इस तरफ और एक इस तरफ। ये नलिकाएं अंडवाहिनी कहलाती है। और गर्भाशय से दोनों तरफ गर्भाशय की भित्ति से जुड़ी हुई ये आपको अंडाकार संरचना दिख रही है, दो अंडाकार संरचना होती है। देखो आपका अपन मतलब है ना, नर और मादा के अंदर, मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र के अंदर कई संरचनाएं आपको समजात मिलेगी। समजात मतलब उसकी उत्पत्ति एक समान है लेकिन कार्य अलग अलग है। जैसे आपने देखा होगा नर के अंदर दो वर्षण थे तो मादा के अंदर दो क्या है, अंडाशय है, इसे अंडाशय कहते हैं, ठीक है। वो भी गोलाकार थे, ये भी गोलाकार। हमारे अंदर ये क्या था, शीशन था, तो इसके अंदर एक, मतलब ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूं, इसके अंदर एक होता है गर्भाशय मादा में, और हमारे अंदर दो शुक्राणु नलिका थी तो इसके अंदर दो अंडवाहिनी है। अब देखो ये तो है शरीर के अंदर, हमारे शरीर के बाहर क्या होते हैं, देखो आप जानते हो शीशन भी शरीर के बाहर है, मतलब आंतरिक नहीं है, देह भित्ति के बाहर है, और वर्षण भी शरीर के बाहर है, ठीक है। लेकिन मादा के शरीर के ये सारा अंडाशय भी अंदर है और गर्भाशय भी अंदर है, अंडवाहिनी भी अंदर है,
लेकिन यहाँ से शुरू होता है, ये आपका जो ग्रीवा दिख रही है, ये मादा का बाहरी जनन तंत्र की शुरुआत है। मतलब मादा शरीर के बाहरी जो भाग होता है वो ये योनि है। अब देखो, अपन ने बताया नर के अंदर प्रत्येक भाग का कार्य बताया, तो मादा के अंदर क्या होता है, गर्भाशय का कार्य, क्या अंडाशय का होता है, क्या योनि का होता है। तो आइए देखते हैं। मादा शरीर के अंदर एक गर्भाशय होता है, और सबसे पहले हम अंडाशय के बारे में जानते हैं। अंडाशय कितने, 2 होते हैं। तो अंडाशय का वही कार्य, नर के अंदर जो वर्षण का कार्य था वो कार्य है मादा में अंडाशय का। आप लोग इसका मतलब शुक्राणु बनाएंगे, अरे बेवकूफों, शुक्राणु तो नर बनाता है, मादा शुक्राणु की बजाय क्या बनाती है, अंडाणु। इस अंडाशय के अंदर अंडाणु पैदा किए जाते हैं, अंडाणु बनते हैं। इसका मतलब अंडाशय का कार्य तो हो गया क्या, अंडाणु उत्पन्न करना। वर्षण का कार्य क्या था, शुक्राणु उत्पन्न करना। अब इस अंडाशय से जब ये अंडे, जब मादा की उम्र स्वयं वैसे ही 11-12 साल की, क्योंकि आप जानते हो मादा के अंदर लैंगिक परिपक्वता नर की तुलना में 1-2 साल पहले आ जाती है। तो जैसे ही किसी मादा की उम्र 11-12 साल की हो जाती है, तो इसके अंदर ये अंडाणु एक एक करके प्रत्येक माह यानी प्रत्येक 28 या 29 दिन के बाद प्रत्येक अंडाशय के द्वारा एक अंडाणु को निकाला जाता है, यानी निर्मोचित किया जाता है। मान लीजिए इस बार इस अंडाशय से एक अंडा निकल गया, तो अगली बार इस अंडाशय से अंडाणु निकलेगा, यानी प्रत्येक 29 होते हैं, यानी प्रत्येक 29 दिन के बाद प्रत्येक अंडाशय के द्वारा एक एक अंडाणु पैदा किया जाएगा। पैदा तो है, इसके अंदर अंडाशय क्या है, बहुत सारे अंडाणुओं से भरा होता है, लेकिन जैसे ही 28-29 दिन हो जाते हैं तो इस अंडाशय से एक एक अंडे का निर्मोचन हो जाता है। अब जो हम बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्राणुओं का निर्माण तो 12-13 साल की उम्र के बाद शुरू होता है, या इस उम्र में शुरू होता है, लेकिन अंडाणु बनना तो भ्रूणीय अवस्था में भी शुरू हो जाता है। जब किसी मादा शिशु का विकास माता के गर्भाशय में हो रहा होता है, उसी समय उसके अंडाशय में अंडाणु बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाते हैं। और जब किसी मादा की उम्र 12 या 13 या फिर 11-12 साल की हो जाती है, तो इस अंडाशय से अंडाणु पूरी तरह विकसित होकर बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। अब क्या होता है, इस अंडाशय से ये अंडाणु होते हुए यहाँ आएंगे अंडवाहिनी में। ये तो हमने मादा और नर जनन तंत्र के बारे में बताया। अब आगे आएगा, और अंडाणु की संरचना देख लो। ये भी शुक्राणु की, अंडाणु की इधर देखो, अंडाणु ऐसा होता है, गोलाकार संरचना मान लो आप। अंडाणु में भी क्या होगा, एक होता है केंद्र। प्रत्येक कोशिका में आप जानते होंगे केंद्रक होता है, शुक्राणु में भी एक केंद्रक और अंडाणु में भी एक केंद्रक होता है। ये हो गया नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। अब गर्भाशय का कार्य ये होता है, अगर जनन करेंगे, ये तो अपने भाग बताया, मादा जनन तंत्र और नर जनन तंत्र। अब मनुष्य के अंदर जनन किस प्रकार होता है, तो अगर किसी मनुष्य के अंदर जनन करवाना है, तो जनन करते समय क्या होता है, आप सभी जानते हो, मनुष्य में जनन को संभोग कहते हैं। संभोग प्रक्रिया के द्वारा इस शीशन को मादा की योनि में प्रवेश करवाया जाता है, और जैसे ही शीशन इस मादा योनि में प्रवेश करेगा, तो क्या करेगा, शुक्राणुओं को इसके यहाँ ग्रीवा में या योनि में छोड़ देगा, यानी गर्भाशय में पहुंचा देगा। गर्भाशय में शीशन के प्रवेश यानी संभोग के द्वारा, कोइटस के द्वारा इसके अंदर शुक्राणुओं को छोड़ दिया जाता है। अब क्या करेंगे, ये शुक्राणु में पूंछ होती है और तरल पदार्थ भी साथ में होता है। यहाँ से शुक्राणु तैरते हुए ऐसे ऐसे जाते हुए कई शुक्राणु इधर जाएंगे, क्योंकि मनुष्य एक संभोग के अंदर लाखों की संख्या में शुक्राणुओं को मादा की योनि मार्ग में छोड़ता है। तो यहाँ से लाखों की संख्या में शुक्राणुओं को छोड़ा गया, तो शुक्राणु इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे और कुछ इधर जाएंगे। और आप जानते होंगे अंडाणु तो केवल 28 दिन में एक बनता है। इसका मतलब ये प्रत्येक अंडाणु कब बनता है, 28 दिन में एक बार बनता है। तो अगर यहाँ पर इस समय अंडाणु मौजूद होगा, तो क्या होगा, ये शुक्राणु यहाँ से होते हुए एक शुक्राणु जाएगा और इस अंडाणु से मिल जाएगा। आपको उस तरफ भी तो अंडाणु है, ऐसा नहीं होता। दोनों अंडा से एक साथ कभी अंडाणु नहीं निर्मोचित करते हैं।
प्रत्येक बार एक अंडाशय के द्वारा एक अंडाणु बाहर निकाला जाएगा। मान लीजिए इस बार, और ये आपको मैं बता दूं, जैसे वैसे हमारे आगे पॉइंट आएगा आर्तो चक्र, उसमें आएगा। तो यानी जैसे 28 दिन का आप जानते हो आर्तो चक्र होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल MC आर्तो चक्र। तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए 0 से 4 दिन या फिर 1 से 4 तारीख तक रक्तस्राव होता है। रक्तस्राव क्या होता है, कई बार क्या होता है, संभोग तो कर लिया, सीसन ने शुक्राणु भी इसमें छोड़ दिए, लेकिन ये अंडाणु या नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, निषेचन नहीं होगा। और निषेचन का मतलब होता है नर और मादा युग्मक का एक दूसरे के साथ संलयन होना, यानी नर युग्मक अर्थात शुक्राणु तथा मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का एक दूसरे के साथ मिलना निषेचन कहलाता है। और ये निषेचन कहाँ होता है, मादा शरीर में, गर्भाशय में होगा या अंडवाहिनी में, हमेशा याद रखना अंडवाहिनी में। देखो निषेचन यहाँ होता है, शुक्राणु यहाँ से आ जाएंगे और अंडाणु इस तरफ से आ जाएंगे और अंडवाहिनी में निषेचन हो जाएगा, यानी शुक्राणु और अंडाणु मिल जाएंगे। तो आगे हम यही बताएंगे आपको निषेचन क्या होता है। देखिए निषेचन मैंने बता दिया, नर और मादा युग्मक अर्थात शुक्राणु और अंडाणु का मिलना निषेचन कहलाता है। लेकिन निषेचन कब होगा, निषेचन के लिए हमें जरूरी है आर्तो चक्र के बारे में पढ़ना, जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। आर्तो चक्र क्या होता है, मैंने बताया मादा शरीर के अंदर प्रत्येक अंडाशय के द्वारा प्रति माह एक अंडाणु पैदा किया जाता है, यानी बाहर निकाला जाता है। तो मान लीजिए 1 से लेकर 28 तारीख तक हम इसे डिवाइड करें, यानी कि ऐसे कहें हम 1 से लेकर 28 तारीख तक है, इसमें एक अंडाणु निकलना है। तो अंडाणु कब निकलता है, जब 14 तारीख, मैंने बताया 1 तारीख से शुरू करें हम और 28 या 29 दिन का ये चक्र चलता है, यानी प्रत्येक 28 या 29 दिन के बाद मादा के प्रत्येक अंडाशय से या तो लेफ्ट साइड से या राइट अंडाशय से एक अंडाणु पैदा किया जाएगा। तो ये जैसे ही 14 तारीख यानी 14वें दिन लगभग आर्तो चक्र के मध्य में एक अंडाणु अंडाशय से निकलेगा। इसका मतलब क्या होगा, 14वें दिन अंडाणु निकला है और अंडाणु में से 24 घंटे से ज्यादा या 48 घंटे से ज्यादा जीवित नहीं रह पाता। ऐसा नहीं अंडाशय बहुत बड़ा, अंडाणु एक छोटी सी कोशिका होती है, ठीक है, ऐसी। तो 14वें दिन मैंने कहा अंडाणु निकलता है, तो यहाँ पर अगर 14वें दिन हो गया है तो यहाँ अंडाणु आएगा, शुक्राणु आएगा, शुक्राणु और अंडाणु दोनों मिल जाएंगे तो निषेचन हो जाएगा। और निषेचन होने के बाद इस प्रक्रिया को युग्मनस बनेगा, यहाँ पर नर और मादा युग्मक मिलेंगे, इसे युग्मनस कहते हैं। और यहाँ पर 24-48 घंटे तक इसमें रहेगा अंडवाहिनी में, और इसके अंदर क्या होगा, विभाजन होता जाएगा, यानी शुक्राणु और अंडाणु 2 कोशिका थी, फिर इसमें विभाजन होगा तो 2 कोशिका के अंदर ऐसे फिर 2 से 4 कोशिका बन जाएगी, और फिर इस 4 कोशिकाओं के अंदर विभाजन होगा तो 4 कोशिकाओं से 8, ऐसे विभाजन होते होते यहाँ पर आपके 16 कोशिकाएं जब हो जाएगी तो ये युग्मनस आपके गर्भाशय में 16 या 32 कोशिकाओं के बाद ये युग्मनस आपके गर्भाशय में प्रविष्ट हो जाएगा। और गर्भाशय का कार्य होता है भ्रूण को रक्त सब पदार्थ उपलब्ध करवाना जो हमारे शरीर को जरूरी है। जैसे यहाँ पर भ्रूण को रक्त है, ऑक्सीजन है, भोज्य पदार्थ है, ये सब इस गर्भाशय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगे। और गर्भाशय के अंदर बहुत अच्छी तरह से रक्त वाहिनियाँ होती है, ये रक्त वाहिनियाँ इस भ्रूण को ये सब उपलब्ध कराएगी, भोज्य पदार्थ भी, ऑक्सीजन भी, और इसके अलावा खनिज लवण जो भी इस भ्रूण को विकास के लिए जरूरी है वो सब खाद्य पदार्थ इस गर्भाशय के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। अगर ये तो हो गया निषेचन। अगर निषेचन नहीं होता, यानी किसी बंदे ने संभोग किया, मैं कहता हूँ 20वें दिन, क्योंकि अंडाणु निकलता है 14वें दिन और 1-2 दिन जीवित रहता है, फिर अंडाणु तो मर जाता है, खत्म हो जाता है अपने आप। लेकिन गर्भाशय प्रतिमाह तैयार रहता है, गर्भाशय प्रतिमाह अपने अंदर रक्त वाहिनियों को अच्छी तरह से विकसित कर लेता है और अच्छी तरह से किसके लिए तैयार रहता है, भ्रूण रोपण के लिए। गर्भाशय ये देखता है इस बार भी निषेचन होगा, मेरे पास भ्रूण आएगा, उसको मेरे को विकास करवाना है, तो अच्छी तरह से रक्त वाहिनियां बहुत प्रफुल्लित एकदम विकास करवा लेता है, इसके अंदर अच्छी तरह से रक्त सफाई की वो तैयारी करता है।
और हुआ क्या, संयोग से बंदे ने निषेध क्या किया, संभोग 20वें दिन किया। 20वें दिन किया तो यहाँ अंडाणु तो था नहीं, क्योंकि अंडाणु कब निकलता है, प्रत्येक आर्त चक्र के यानी एमसी के मध्य में 14वें या 13वें 14वें दिन अंडाणु से अंडाशय से अंडाणु निकल गया, लेकिन शुक्राणु आया मैंने कहा मान लिया 20वें दिन, क्योंकि अंडाणु ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन के बाद जीवित नहीं रहेगा, यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो अब क्या होता है कि ये गर्भाशय रोता है, क्यों, क्योंकि इसको नहीं मिला, बेटा नहीं मिला, इसको कुछ भ्रूण नहीं मिला। रोने का अर्थ है कि आंसू टपकेगा, यानी ये रक्त वाहिनियां टूटनी शुरू हो जाएगी, और रक्त वाहिनियां टूटेंगी तो क्या होगा, रक्त निकलेगा। तो ये गर्भाशय से क्या होगा, 25 या 26 दिन के बाद यहाँ से रक्त निकलना शुरू हो जाएगा, और इस रक्त को हम कहते हैं आर्तचक्र। आर्तचक्र कहते हैं या ऋतु चक्र, कुछ भी कह सकते हैं। यानी कि अगर निषेचन नहीं होता है तो प्रत्येक 28वें दिन क्या होगा, गर्भाशय का आंतरिक स्तर जो भ्रूण के रोपण के लिए यानी भ्रूण विकास के लिए अच्छी तरह से तैयार था, वो अंदर से टूटना शुरू हो जाएगा, और ये रक्त वाहिनियां टूटेगी तो यहाँ से रक्त निकलना शुरू हो जाएगा, और मादा की जन्म तंत्र इस योनि मार्ग से होता हुआ बाहर आएगा। और ये रक्त सामान्यतः 3 से 4 या 5 दिन तक होता है, इसमें काफी रक्त निकलता है, ठीक है। और ये रक्त निकलता है तो इसे हम आर्तचक्र कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, जब तक निषेचन नहीं हुआ तो प्रत्येक 28 दिन के अंदर 3 से 4 दिन तक ये रक्त का प्रवाह होता है, इसे हम आर्तचक्र कहते हैं। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए आर्तचक्र के समय, खासकर मादा को ध्यान रखना चाहिए, खासकर साफ सफाई का, और उसको क्या करना चाहिए, एक दिन के अंदर अच्छे से 2-3 बार पैड को बदलना चाहिए, सैनिटरी पैड। और अगर उस पैड को बदलते समय हाथों को साबुन से अच्छी तरह से धोना चाहिए, क्योंकि इस रक्त के अंदर अगर गंदगी रहेगी तो आप जानते हो बहुत सारे बैक्टीरिया पैदा हो जाएंगे जो कि रोग फैला सकते हैं। तो इसका मतलब ये है, हम सबको ये जानना चाहिए, किसी भी बाधा को इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सभी के अंदर होता है, और इसका साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, और अच्छी तरह से कपड़े के पैड या फिर जो रेडीमेड मिलते हैं उस सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करना चाहिए, और विशेषकर इसको बदलते समय हमें साफ सफाई हाथों की और अपने शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, धन्यवाद।